वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टाइम में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम एक खास व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं और बहुत ही हम ये कहेंगे कि खास बातें आज उनसे जानेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जानना बहुत ही आवश्यक है और ख़ासकर अगर वो बात शास्त्रीय और संस्कृति और सभ्यता की हो तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। कोरोना के इस काल में हमें बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोग हमारे बीच नहीं रहे और आज भी बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारत के अंदर भी स्थिति आप सभी के सामने है। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो शायद इस बीच हम तक नहीं पहुंच पाई और इसीलिए हमने एक खास मेहमान आज अपने साथ जोड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं जो सदस्य सचिव हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। उससे पहले वो कुलपति रहे थे कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। आज उनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे और खासकर हिंदू संस्कृति जो जिस पर कार्य चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और भारतीय संस्कृति पर, भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है या बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लगातार प्रयासरत है, एक तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आखिर होता क्या है। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी संजय जी, क्योंकि कई लोग ये बात पूछते हैं कि इतना बड़ा संस्थान है, इतनी सारी चीजें हैं और यहाँ पर दरअसल होता क्या है। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, मुझे लगता है विश्व में शायद सबसे बड़ी, सबसे विशाल और सबसे ज्यादा धरोहर वाली संस्कृति भारतीय संस्कृति है। तो इस भारतीय संस्कृति की जो अलग अलग धाराएं हैं, उन सारी बातों को कहीं एक जगह एकत्रित करने का, एक जगह उसका संदर्भ विकसित करने का ऐसा एक प्रयास होना चाहिए। कल को कोई कहे कि भारतीय संस्कृति को लेकर कोई एक जगह जो एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में मानी जा सकती है, ऐसी कौन सी जगह है? तो उस दृष्टि से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को विकसित किया गया, ये सोचकर कि जब भी अगर आपके मन में भारतीय कला के संदर्भ में, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, भारतीय शास्त्र के संदर्भ में, भारतीय दर्शन के संबंध में या भारत की जो जीवन शैली है उसके संदर्भ में कहीं भी अगर कोई आपको कोई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो, तो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आप वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना आज से 30 साल पहले हुई थी, यही सारी बातों को सोचकर। और इसलिए हमारे यहाँ पर शास्त्र की परंपरा को लेकर अध्ययन होता है, लोक परंपरा को लेकर अध्ययन होता है, जीवन शैली को लेकर अध्ययन होता है। हमारे पास बहुत बड़ा संदर्भ ग्रंथालय है, हमारे पास पांडुलिपियों को लेकर काम होता है, हमारे पास अलग अलग शैलियों को, चित्रकला की, कला की शैलियों को लेकर काम होता है। तो ये सारी चीजें एक छत के नीचे आपको प्राप्त हो सकें, ये प्रयास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करता है। ये बिल्कुल सच्चिदानंद जी, देखिए कितनी अच्छी बात आज आपने बताई है और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस तरीके की जानकारी गिने चुने लोगों तक सीमित रह जाती है, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। वास्तव में ये ऐसी चीज है कि इसका प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक है कि आखिर आप जहां रह रहे हो उसके बारे में है क्या, कहाँ हैं आपको अपनी संस्कृति का पता होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो हम तो ये भी कहेंगे और आपसे ही हम एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं और जो खासकर 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको वहां पर लाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि यहाँ इस तरीके की चीजें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो कहा जा रहा है, जो बातें होती हैं वो हवा में होती हैं, वास्तव में बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। लेकिन चलिए, समय आएगा जब आप आए हैं तो कुछ नया भी होगा और होना भी चाहिए। आप एक बात जोड़ देना चाहता हूं संजय जी इसमें कि आज से 5 साल पहले जब इस ट्रस्ट का नया गठन हुआ और आदरणीय राम बहादुर राय जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने और मुझे सदस्य सचिव के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पहला काम हमने यही विचार किया, आदरणीय राय साहब ने और हमने, कि कैसे हम इस संस्था की रीच बढ़ाएं, आउटरीच बढ़ाएं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें।
तो पहले तो ये संस्था एक तरह से सिर्फ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बात भी थी कि उनको लगता था हम कोई बहुत गंभीर काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, शायद ये कोई प्रश्न रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने ये विचार किया कि इसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, जो भी कुछ हमने किया है वो लोगों तक जाए, और लोग जो कुछ भी इस क्षेत्र में कर सकते हैं वो बात हमारे तक आए। तो पिछले 5 साल में इसकी आउटरीच बढ़ाने के हमने बहुत प्रयास किए, बहुत सारी चीज़ें की। जैसा आप कह रहे हैं बच्चों का, तो फिर हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे उत्सव होना शुरू हुए जिसमें एक समय में 5,000 बच्चे, 10,000 बच्चे भी आए, और फिर ये सारे आयोजन हुए। अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया चल रही है। जी नहीं, बिल्कुल चलने चाहिए। और क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हैं कि बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। मैं बात करूं, एक और बात थी हिंदू संस्कृति को लेकर, क्या अब चल रहा है, क्या नए प्रयास आप कर रहे हैं और कैसे उसको विश्व के सामने हम रख सकते हैं? जी, ये एक बहुत अच्छी बात संजय जी आपने कही। दरअसल हम लोगों ने कहीं ये भ्रम हो गया लोगों को कि हिंदू की बात करना यानी किसी एक धर्म विशेष की बात करना, और इसलिए चूंकि भारत को कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए लोगों के अंदर इस बात की भी भावना आ गई कि अगर आप हिंदू शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप धर्मनिरपेक्षता को तो कहीं कोई धक्का नहीं पहुंचा रहे। अगर आपको इतिहास भारत का आपको मालूम ही है, और अगर पुराने हम इतिहास पर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी जो संस्कृति थी उसकी संस्कृति को ही सनातन संस्कृति कहा जाता था, और इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की व्याख्या थी। क्योंकि जब भारत में पहले कोई और धर्मावलंबी थे ही नहीं, तब सभी एक ही धर्म के लोग थे और वे सनातन धर्म को मानते थे। और इसलिए जो सनातन धर्म की जो शास्त्र परंपरा है, वो शास्त्र परंपरा इतनी महान, इतनी विशाल और इतनी गहरी है कि उस शास्त्र परंपरा का अगर हम अध्ययन करें तो उसमें हमको ऐसे ऐसे तत्व मिलेंगे जो पूरे विश्व के कल्याण के तत्व हैं। जैसे जिस श्लोक की हम लोग बात करते हैं, अयम निजो परेवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी वसुधा, उसमें सिर्फ भारत या किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय, समाज के लोग नहीं है, पूरी वसुधा को एक कुटुंब की तरह मानने की बात। तो इतनी जो भारत की शास्त्र परंपरा हमारी इतनी महान, इतनी विशाल है, उस भारत की शास्त्र परंपरा का अभी तक गूढ़ अध्ययन, गहराई से अध्ययन विद्वानों द्वारा नहीं किया जा सका है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये प्रयास कर रहा था कि अलग अलग हमारे जो प्रकल्प हैं उसके माध्यम से, चाहे कला तत्व कोश है, कला मूल शास्त्र है, कला मूल शास्त्र मतलब कला से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, संस्कार से संबंधित, इन सारे शास्त्रों का अध्ययन हो, उसके क्रिटिकल एडिशंस तैयार हों, हिंदी अंग्रेजी में क्रिटिकल एडिशंस बने और वो फिर लोगों तक जाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि दरअसल जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस धर्म की भारतीय संस्कृति में व्याख्या है, उस धर्म का तो अर्थ ही बहुत अलग है, बहुत व्यापक है। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान इस फील्ड में अपनी तैयारी के साथ पढ़ाई करें, अध्ययन करें, शोध करें और पूरे विश्व को एक नए ज्ञान का साक्षात्कार कराएं। तो इस दृष्टि से बहुत कुछ काम हो रहा है। हमने बहुत सारी ग्रंथ, आपको आश्चर्य होगा जान के, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पिछले इतने वर्षों में 500 से अधिक बड़े बड़े ग्रंथों का प्रकाशन कर चुका है, और ये ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं जो शोधार्थियों के लिए, स्कॉलर्स के लिए बहुत आवश्यक हैं और वे उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को और अधिक व्यापक बनाएंगे। जब तक हम ज्ञान के भंडार को लोगों के पास खोलेंगे नहीं, उन तक उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक वो बात बनेगी नहीं। इसलिए हम लोग उसमें प्रयासरत हैं। नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर जोशी जी, एक मेरा सवाल हो रहा है और ये सवाल मेरा व्यक्तिगत भी है और शायद दर्शकों को पसंद आए या ना, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये सवाल ये है कि जो हम बहुत बार बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे पंडित भी, बहुत सारे जो पुजारी हैं वो भी, या बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग भी बोलते हैं शास्त्रों में ये लिखा है जी, तो वो बोला जाता है, लेकिन शास्त्र हैं कहाँ, वो आम जनमानस तक क्यों नहीं पहुंचे? तो मेरा एक सवाल ये भी है कि क्योंकि शास्त्रों की बात आपने भी की और वहां पर इस तरीके के कार्य भी है, तो शास्त्रों में जब ऐसा बहुत कुछ लिखा है जो वास्तव में आज मैं कहूंगा चित्तार्थ होता है, जो वास्तव में दिखता है, जो वैसा ही होता है जैसा लिखा था, तो वो जो चीजें हैं वो स्कूली शिक्षा में क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा एक सवाल है
कि जब हम अपने शास्त्रों की संस्कृति की बात करते हैं तो कहाँ लागू करेंगे? सबसे पहले तो जो एक बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है उसी पर लागू होनी चाहिए, उससे हम अछूत क्यों रह गए, उससे पीछे क्यों रह गए? एक संजय जी, हमारे देश का दुर्भाग्य था कि जो मध्य का काल देश का कुछ समय का गया है, जो बहुत ज़्यादा गुलामी में गया, तो उस गुलामी के काल में एक तरह से जब हमारी संस्कृति और परंपराओं पर जब बहुत सारे आक्रमण हुए, तो उसे कुछ लोगों ने सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाया, सुरक्षित रखने का जिम्मा भी उठाया। लेकिन जब कुछ सुरक्षित रखने का जिम्मा जब लोग उठाते हैं तो कई बार वो उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उसको ज़्यादा अपने आप में संजो कर रखना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे ये भी हुआ कि अगर हम शास्त्र की बात सबके साथ करने लगेंगे तो फिर हमारा बड़प्पन कहाँ बचेगा। अगर जो बात मैं जानता हूँ वो बात एक और साधारण व्यक्ति भी जानेगा तो फिर मुझमें और उसमें भेद क्या रह गया, वो मेरी श्रेष्ठता कैसे समझेगा। इसलिए भी ये विभेद तय किया गया। देखिए, अब शास्त्रों में लिखा गया ये कहा जाता है, पर कौन से शास्त्र में लिखा गया ये बताइए। वेद में है क्या, उपनिषद में है क्या, पुराण में है क्या, आगम में है क्या, ब्राह्मण में है क्या, अरण्यक में है क्या? मतलब शास्त्र यानी कोई एक किताब नहीं है ना। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि हमने सिर्फ एक किताब को ही अपना मानक ग्रंथ नहीं माना है। वेद हैं तो 4 वेद हैं, उपनिषदों की कई उपनिषद, और वेदों से ज्यादा ज्ञान उपनिषद में है, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, फिर आगम दर्शन का एक अपना सिद्धांत है। और हर एक सिद्धांत, हर एक दर्शन की अपनी विशेषता है। तो आप शास्त्र बोलने से तो एक बहुत जनरलाइज टर्म हो गई ना, साधारण हो गया। तो जिसको अगर शास्त्र बताना है तो सही शास्त्र बताए। अभी आपको एक रोचक बात बताता हूँ, 16 संस्कारों पे हम अभी काम कर रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि 16 संस्कार, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं कि दरअसल 16 संस्कार हैं क्या और उसका महत्व क्या है। ये तो बोल दिया जाता है कि 16 संस्कार हैं, फिर ये भ्रम पैदा किया गया कि ये सिर्फ एक विशेष जाति के ही लोगों के लिए 16 संस्कार होते थे। तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है। 16 संस्कार हर एक जाति के लोगों के लिए होते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का एक अलग साइंटिफिक रीजन था। उस साइंटिफिक रीजन को दूर करके फिर लोगों ने उसमें सामाजिक कुरीतियां डाल दी, छुआछूत डाल दी, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव डाल दिया। ये सब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि साहब 16 संस्कार भी एक विशिष्ट जाति विशेष के लिए, ऐसा था ही नहीं। 16 संस्कार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात संजय जी जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि पूरे की पूरे भारतीय जीवन शैली में संस्कृति जो है बहुत बहुत ही घनिष्ठता से मिली जुली है। हमारे लिए संस्कृति कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे उठा के किसी चीज में डाला जाए। जैसा लोग कहते हैं कि साहब शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा संस्कृति का अध्ययन, जैसे अभी आपने भी कहा स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। अगर आप पुराने काल में जाएंगे तो गुरुकुल की जो परंपरा थी वो पहले संस्कृति का ज्ञान, पहले संस्कार का ज्ञान और फिर और सम्यक ज्ञान। बिना किसी संस्कृति के ज्ञान के कोई चीज पूरी ही नहीं होती थी। इसलिए हमारे यहाँ पे शिक्षित होने से ज्यादा महत्व संस्कारित होने को है। आप भी जानते हैं, आप कहते हैं वो एजुकेटेड तो है पर वो कल्चर्ड नहीं है। तो कल्चर्ड होना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भारतीय दर्शन था। लेकिन कालांतर में जो सारी परेशानियां भारत के साथ हुई उनको देखते हुए हमने संस्कृति को एक अलग सी बात मान ली, एक दुरूह सी बात मान ली, जबकि वो हमारे हमने केवल इतना किया जोशी जी, मुझे ऐसा लगता है संस्कृति को हमने ऐसा मान लिया कि किसी एक विशेष धर्म से जोड़ दिया कि अगर संस्कृति की बात होगी तो बस इस धर्म की बात होगी, जबकि संस्कृति तो पूरे देश की है, उसमें सभी धर्म देश की है, आखिर वो उसमें सभी धर्म आता है। दिक्कत क्या है, संस्कृति दरअसल आपकी जीवन शैली से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इसमें कोई धर्म जाति संप्रदाय का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं जैसा हूं और जैसा मैं रहना चाहता हूं वो सब मेरी संस्कृति का अंग होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक क्षेत्र विशेष में अगर अलग अलग धर्मावलंबी भी रहते हैं तब भी उनकी परंपराएं और रीति रिवाज बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, चाहे वो किसी भी चाहे वो किसी भी धर्म को। या दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक विशेष धर्म के त्योहार का मनाने का जो तरीका भारत में है वो तरीका उन देशों में भी नहीं है जहां से वो धर्म हमारे यहाँ आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे उन त्योहारों को मनाने का जो तरीका है वो भारतीय परिवेश के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारत के सांस्कृतिक ढांचे के अनुसार बना। तो इसलिए हमें ये हमेशा मानना चाहिए कि संस्कृति एक बड़ी इकाई है, संस्कृति एक बड़ा वर्तुल है, बड़ा घेरा है। उसके अंदर
ये सारी चीजें हैं। तो इसको अगर जब तक हम नहीं मानेंगे तो किसी धर्म विशेष से किसी सांस्कृतिक काम को जोड़ना दरअसल इस पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति के व्यापक दर्शन के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करना है। जी डॉक्टर जोशी जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और आपका विषय ऐसा है कि सुबह से शाम तक इस पे बात करें तो भी कम है। एक बात और मैं देख रहा था, क्योंकि कला की बात हुई है और कला बहुत सारी जगह विलुप्त होती जा रही है, उससे लेकर क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी सबसे अहम विषय है, जिस तरीके से हमारी बहुत सारी परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, ऐसी कलाएं भी विलुप्त होती जा रही है, तो उसे भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सामने लाना चाहिए। और फिर वही एक सवाल आता है कि लागू कहाँ हो? तो पहली सीढ़ी तो वो बच्चे ही हैं, जहां से अगर हम लागू करें तो वो फिर बड़ों तक चली जाएगी। लेकिन उससे लेकर कल शायद फिर एक हंगामा हो कि इस चैनल पर बैठकर देखिए किस तरीके की बातें हो रही थी। जी जोशी जी। नहीं, देखिए, हमने तो जो भी प्रयास किए वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रयास भी हैं। एकेडमिक प्रयास इसलिए करना पड़ते हैं कि संजय जी, आज तो अति उत्साह में किसी चीज़ को हम बता भी दें, स्थापित भी कर दें, लेकिन वो स्थापित तब होती है जब वो सही संदर्भों के साथ सही परिप्रेक्ष्य में कही जाए। इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अगर मान लीजिए किसी विशिष्ट कला रूप के संरक्षण के लिए काम करता है तो उसको एक पूरी की पूरी विस्तृत योजना बनाकर उसमें काम किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उत्तराखंड में एक परंपरा है रम्मान की। रम्माण करके एक परंपरा है जो बड़े बड़े मुखौटे, लकड़ी के आदम कद साइज के मुखौटे वो करते थे। और ये जोशी मठ के पास सलू और डूंगरा नाम के 2 गांव हैं, वहां वो परंपरा जीवित थी। बाकी सब जगह एक तरह से उस परंपरा का ह्रास हो गया। फिर ये भी समझ में आया कि उस गांव में भी जो युवा हैं या जो नौनिहाल हैं बच्चे, वो उस परंपरा के बारे में नहीं जानते। कुछ 60-65 साल के जो बुजुर्ग जो बच्चे हैं वही उसको जानते हैं। तो हमने उस प्रोजेक्ट को लिया, यूनेस्को के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट का एक तरह से लगातार संरक्षण संवर्धन किया, अलग अलग वर्कशॉप्स की, नई पीढ़ी के लोगों को बुलाया, वहाँ के जो शिक्षक हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको साथ लेके काम किया। ये 5-6 साल की प्रक्रिया हुई। 4 या 5 वर्ष पहले ये स्थिति आई। लेकिन आपको भी जाना बच्चों के पास ही पड़ा। जाना बच्चों, बिल्कुल आपको जाना बच्चों के पास ही पड़ा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी परंपरा आगे बढ़े तो वो जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचेगी वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए संस्कृति का दर्शन और संस्कृति के बारे में बहुत मोटी मोटी किताबें लिख देने से काम नहीं चलेगा। उसका मूर्त रूप आपको नई पीढ़ी के बच्चों में देखना पड़ेगा। तो फिर ये स्थिति हुई कि 6 या 7 साल के प्रयास के बाद आज उस गांव में कई बच्चे हैं जो रम्मान की परंपरा में काम कर रहे हैं, उसके प्रदर्शन करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व 26 जनवरी की परेड में रम्मान का प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड सरकार ने भी अब उसे एक तरह से अपने प्रोजेक्ट के रूप में अंगीकृत किया और वो परंपरा पुनर्जीवित हुई। और सिर्फ पुनर्जीवित हुई यानी एक आर्ट फॉर्म की तरह ही जीवित नहीं हुई, उसके साथ जीवन यापन का जरिया कैसे जुड़ा है। क्योंकि अगर आप जीवन यापन की बात नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ दिनों बाद मृत प्राय हो जाएगी। कला को जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ, सेल्फ सस्टेन्ड भी होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा भी होना पड़ेगा। तो वो एक मॉडल तैयार हुआ और वो फिर आ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत ऐसी, जैसे टेक्सटाइल में बहुत परंपराएं हैं जो 1 या 2 या 10 परिवारों तक ही सीमित हैं। उन पर काम करके उनमें से ज्यादा लोगों को तैयार करना और लोगों को उसके लिए प्रशिक्षित करना, उसकी महत्व के बारे में बताना, रॉ मटेरियल भी बताना कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ये सारा शोध का काम है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करता है। अभी हमने पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक तरह से कंप्लीट किया है, जिसमें हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सहयोग से अपने जो पूरे 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनकी जो अलग अलग टेक्सटाइल परंपरा है, जो कपड़ों को लेकर, जो बुनाई को लेकर और उनकी डिजाइनिंग को लेकर, उस परंपरा का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन किया है। बहुत जल्दी ही उसके सारे 8 ग्रंथ, इतने बड़े और इतना बड़ा काम है वो कि क्योंकि कई बार हमें गर्व होता है कि पूरे यूरोप में जितनी टेक्सटाइल में विविधता नहीं है, अकेली उतनी हमारे नॉर्थ ईस्ट के टेक्सटाइल में विविधता। इतना भारत जो है वो रचनात्मक रूप से इतना संपन्न देश, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो वो अभी हमने काम किया है। जी जी
बहुत ही अच्छे कार्य आप कर रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, पांडुलिपि को लेकर क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी सबसे अहम है देश के लिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये जैसे संजय जी आपने कहा ना कि नई पीढ़ी को, हम में से बहुत लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा पांडुलिपि का भंडार भारत में है। और एक अनुमान के अनुसार नोन रिसोर्सेस हम इसलिए कहते हैं कि जिनके बारे में जानकारी मिल गई है, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे वो आर्काइव्स हो, चाहे वो व्यक्तिगत कलेक्शन हो, 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां भारत में हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो। इतना बड़ा भंडार भारत में है। तो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से एक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना हुई थी 2003 में। और वो मिशन बना, वो काम कर रहा था। ये काम चूंकि बहुत बहुत जटिल और बहुत बड़ा है, और इसके लिए मतलब सबसे बड़ी बात थी कि लोगों के अंदर जागृति फैलाना, ये इस बात का एहसास दिलाना कि जो पांडुलिपि आपके या मेरे पास मेरे पुरखों ने छोड़ी है, वो दरअसल मेरी अपनी जायदाद तो है ही, पर ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय धरोहर भी है। आप क्या जानते हैं कि आपके पास जो पांडुलिपि आपके दादा परदादाओं ने छोड़ी है, उसमें कोई ऐसा तथ्य है जिससे भारत की एक ऐतिहासिकता के बारे में एक नई जानकारी मिलती हो? तो उस सब चीजों को बाहर लाना और आगे लोगों तक पहुंचाना, इसमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र लगातार काम कर रहा है। अभी 45 लाख पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन हमने किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी पांडुलिपियां एक तरह से वेबसाइट पर भी अपलोड हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। निरंतर ये काम जारी है। पर आपने जो सवाल उठाया संजय जी, तो मैं इस माध्यम से ये लाभ लेकर लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे जो श्रोता दर्शक यहाँ हैं, कि पांडुलिपियों के बारे में हम सबको गंभीर होना पड़ेगा और हम सबको उसकी चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि पांडुलिपियां, कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ ये समझते कि ये पुराने कागज हैं, इसका क्या काम है, और बिना देखे भी उसको कई बार डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। कई घरों में दीमक लग जाती है, या हम देखते हैं नमी के कारण भी चीजें खराब हो जाती। तो हम सबको उसके बारे में सचेत रहना चाहिए। चाहे आप अपने राज्य के जो म्यूजियम है, आर्काइव हैं, उनको दीजिए, राष्ट्रीय पांडुलिपि के साथ संपर्क कीजिए, मिशन के साथ। हम लोग तत्परता से आपका कहीं ना कहीं सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इस बात की जब तक हमको सही रूप से जानकारी और जागृति नहीं होगी कि ये है एक राष्ट्रीय धरोहर। जैसे आपको एक आर्कियोलॉजी का कोई पीस मिलता है, कोई छोटी से कहीं कोई मूर्ति मिलती है जो कई शताब्दी पुरानी है, तो हम लोग धरोहर संभाल के रखते हैं ना, उतना ही महत्व पांडुलिपि, बल्कि उससे ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये तो रिटन दस्तावेज है, ये तो दस्तावेज खुद बोलता है। बिल्कुल, ये तो लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज है। तो ऐसे कई काम, अभी जैसे हम लोग चेंगलपेट की कुछ डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स पर काम कर रहे हैं पांडुलिपि के, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत कर रहे हैं। तो वो चेंगलपेट में इसलिए कि वो चेन्नई के मतलब तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स हैं किसी, तो उससे फायदा ये होता है कि हमसे आज से 350 साल पहले की जो जीवन शैली है, उसका अध्ययन करने की हमें बहुत मदद मिलती। तो ऐसी ऐसी बातें करना है। और दूसरा जो पांडुलिपि को लेके जो एक मेरा अनुरोध सबसे रहता है, वो ये है कि पांडुलिपि मिल तो जाती है, लेकिन उसको पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते। तो ये जो बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के लिए भी हमें युवाओं को, स्कॉलर्स को तैयार करना चाहिए। क्योंकि हम तो अब देवनागरी में या अंग्रेजी में पढ़ने के अभ्यस्त हो गए, लेकिन पांडुलिपियां तो ब्राह्मी में है, पाली में है, प्राकृत में है, नागरी में है, जी, हाँ, शारदा लिपि में है। तो इन तमाम लिपियों को पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करें, कई प्रशिक्षण सत्र हमने आयोजित किए हैं, और जो इन पांडुलिपियों को पढ़ने के जो विशेषज्ञ हैं, उनको हम आग्रह करते हैं कि वो युवाओं को सिखाएं कैसे इस पांडुलिपि को पढ़ा जाता है, कैसे इसको डिसाइफर किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में। ये एक मैं तो कह सकता हूँ कि ये पूरा एक राष्ट्र की दिशा बदलने वाला काम है। अगर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ही बात करें, तो ये अपने आप में राष्ट्र की दिशा बदलने वाला काम है। क्योंकि अभी तक जैसे आपने कहा ना, जो शास्त्रों में लिखा है, परंपरा से है, सारी चीजों की साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उस साक्ष्य को लोगों तक पहुंचाया नहीं। जिस दिन हम उस साक्ष्य को लोगों तक पहुंचा देंगे, तो ये सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे, सारी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सब साक्ष्य हमारे पास, हमारे देश के पास उपलब्ध है। ये पर ये है कि हमें हमारी धरोहर को समझ के आना चाहिए। जी
जी बिल्कुल, यहाँ तो ऐसी स्थिति हो रही है डॉक्टर जोशी जी। वैसे तो आज समय कम है और आपके साथ समय चाहिए बहुत ज़्यादा, और किसी दिन फिर आपके साथ बैठकर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज स्थिति क्या है कि आप देखिए कि धीरे धीरे कर संस्कार जो हैं बिल्कुल कहाँ आ गए हैं। अब आप देखिए, माता जी मोम हो गई और पिताजी डैड हो गए, उसके अलावा जो और रिश्ते थे हमारे, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, वो सब खत्म होकर अंकल और आंट रह गए। तो ये स्थिति है। इस स्थिति से वापस जाने के लिए जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं उनको वास्तव में देखना होगा और उस पर विचार विमर्श भी करना होगा, और आप जैसे लोगों को समय समय पर सबको आगे लेकर आना होगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के पास है, वो जानी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर जोशी जी, आपने आज अपना समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजय जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इन विषयों पर, क्योंकि ये विषय आमतौर पर चर्चा के लिए बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं। जब भी समय मिलेगा मैं बहुत उत्सुक रहूंगा इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आज आपने बुलाया, अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और जल्दी हम आपको दोबारा बुला रहे हैं और एक फिर दोबारा से एक चर्चा करेंगे, क्योंकि बात लोगों की जानकारी की है, लोगों के पास जानकारी जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जोशी, जो बहुत ऐसी बातें बता रहे हैं जो वास्तव में जिनका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहते हैं कि हर जगह राजनीति हावी रहती है। लेकिन हमें सोचना होगा कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर हैं, उन पर कम से कम एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। ये ऐसे विषय हैं जो हमारा भविष्य है, इस पर कार्य होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी, मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। सारा आलम सो जाए तुम मुझे से। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ। हम लोग दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छा। पूरे हुए राजा रे मालू साई। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी,